वेलकम। आज का वीडियो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट और कंपोजिशन होता है, क्वालिफिकेशन, ऑथ, सैलरीज, टेन्योर एंड रिमूवल, सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। आज़ादी से पहले भी सुप्रीम कोर्ट नाम से जो एक बार व्यवस्था भारत में 1773 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आज़ादी के बाद 1950 से ये सुप्रीम कोर्ट है कार्य कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो मुख्यालय है, सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है वो दिल्ली में है। तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है, आज कितनी संख्या है, पहले इस पे चर्चा करते हैं। आज इसमें 33 + 1 34, मतलब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अदर जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के अंदर राष्ट्रपति है वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं उनसे सलाह करके और जो अपने जो भी परिषद है, मंत्री परिषद है, उन सब की सलाह मशवरा से वो इनको नियुक्त करता है। अदर जजेज का मैटर होता है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सलाह है उसका महत्व ज़्यादा है और वो सलाह होना ज़रूरी होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले जो ये व्यवस्था थी एक चली आ रही थी कि जो सीनियर मोस्ट जज है वही होता है, लेकिन 1973 और उसके बाद में कुछ ऐसे एक दो जो हुआ कि सीनियर मोस्ट जजेज को छोड़ के और दूसरे को जजेज बनाया गया। तो फिर एक व्यवस्था बनी कि कैसे ये व्यवस्था है वो सही रहे। तो सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं 4 और उसके साथ में एक चीफ जस्टिस, ये मिलके एक कॉलेजियम सिस्टम है, उसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उसके बाद में चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी। ऐसे ही जो अदर जजेज है हाई कोर्ट और सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो नियुक्ति होती है तो उसमें जो सीनियर मोस्ट जो जजेज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उचित समझता है, उनकी सलाह लेके और वो राष्ट्रपति को वो देते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो दोबारा इसमें फिर ये देखा जाता है कि अगर ये जो बात जो सलाह दी गई है वो सही है तो फिर दोबारा दी जाती है, तो उनको मानना ही पड़ता है। बाकी इसमें ये देखा गया है कि आज तक जो अपने यहाँ जो इसकी योग्यताओं की बात कर लेते हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसको ही नियुक्त किया गया है। तो इसकी योग्यताएं हैं वो देख लेते हैं कि वो सिटीजन हो, इंडिया का, भारत का नागरिक हो, वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज न्यायाधीश रह चुका हो और वो 1 या 2 न्यायालयों में और उसने 10 वर्ष तक प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट्स में 1 या 2 में। इस प्रकार कानून की दृष्टि में वो मतलब राष्ट्रपति की नज़र में वो विशेषज्ञ हो कानून का, ये महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा नहीं बिना किसी एडवोकेट के कोई न्यायाधीश नहीं बना है। अब इसकी ये बात कर लेते हैं सैलरीज की। तो इसकी जो इनकी सैलरीज होती है जो वो 2,80,000 रुपये चीफ जस्टिस और 2,50,000 रुपये जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी होती है। और इनकी जो इनका टेन्यूर और रिमूवल है, इनके बारे में बात करते हैं तो 65 साल तक की वर्ष जो आयु है वहाँ तक ये कार्य कर सकते हैं। और कैसे इनको हटाया जाए इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। लोकसभा में, राज्यसभा में जो मिनिमम 100 और 50 जो लोग हैं वो रिटर्न में दें, फिर कमेटी बैठे और फिर अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इनको हटाने का प्रस्ताव पारित हो, तब जाके इनको। तो ये बड़ी आज तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। और उसमें भी ये जो बात होती है कि उसने कुछ ऐसा किया है तो उसके ऊपर ये वो चला सकते हैं कोई कदाचार या इस प्रकार का। इसके बाद में हम आते हैं कि इनकी स्वतंत्रता कैसे है। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो इस प्रकार होती है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट का तरीका होता है कि वो नियुक्ति करने में कार्यपालिका है उसकी भूमिका होती है, लेकिन उसके बाद में अकेली वो नहीं होती है, उसमें जुडिशरी है उसका भी महत्व होता है और हटा नहीं सकते। सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर वो होता है 65 साल तक ये कार्य करते हैं।
फिक्स्ड सर्विस कंडीशन इनकी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बीच में किसी को हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। और एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, ये जो होता है कि जो संचित निधि होती है उसमें से इनके जो खर्चे होते हैं, तो ये सिस्टम इनका एक अलग है, जो इस पे जो स्टेट और जो सेंटर का जो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें से नहीं होता है। ये कंडक्ट ऑफ जजेज कैन नॉट बी डिस्कस्ड, इनके आचरण पे जब तक कहीं लोकसभा या राज्यसभा में अगर आरोप सिद्ध होने के लिए ही बात हो सकती है, उस वक्त ही कोई बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद में। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर इनको शक्ति है कि अगर कोई आलोचना करता है तो उनको ये पनिश कर सकते हैं न्यायालय की। फ्रीडम टू अपॉइंटमेंट इट्स स्टाफ, और ये अपना स्टाफ है वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उनकी सलाह से, राष्ट्रपति की स्वीकृति से अपने आप करते हैं, इनका अलग सिस्टम होता है। इट्स जुडिक्शन कैन नॉट बी कटेड, इनका जो क्षेत्र है जो होता है वहाँ तक होता है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और ये कार्यपालिका से सिस्टम से अलग होती है उनसे, तो यही जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि ये अलग होनी चाहिए, उसके अनुसार अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो ये सारा सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन, तो कहाँ कहाँ ओरिजिनल जुडिक्शन, इसमें कुछ मैटर होते हैं जैसे स्टेट वर्सेस सेंटर और स्टेट वर्सेस यूनियन टेरिटरी, या दो और उससे ज़्यादा स्टेट्स, ऐसे सारे जो मैटर होते हैं तो वो सीधे इसमें आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का मैटर है, वो भी इसमें आता है। रिट जुडिक्शन, इसमें जो रिट है वो की जा सकती है, जो सीधे इसके लिए ये लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। अफिलिएट जुडिक्शन में इसमें अपील की जा सकती है नीचे के जो न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, तो उसमें अगर फौजदारी या ऐसे संवैधानिक मामले जिसमें हाई कोर्ट है ये सर्टिफाई कर दे कि ये मामला ऐसा है कि इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय में इसको जाना चाहिए। एडवाइजरी जुडिक्शन में होती है, ये सलाह देती है, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है कानून के विषय में। अब वो ये सलाह देना, तो इससे एक तरह से ये हो जाता है कि न्यायालय की राय जानने से जो कानून है वो काफ़ी कुछ अच्छे होते हैं। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसके जो निर्णय होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, और उसके अनुसार जो दूसरे जो डिसीजंस होते हैं वो लिए जा सकते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और ये अगर कोई कानून सही नहीं है तो उसके लिए ये उसको जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। जैसे कि एनजे जो नेशनल एक कमीशन बना था, न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए एक कमीशन बना था, तो उस नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है वो उसमें इस प्रकार ये किया गया था कि कुछ चेंजेस किए गए थे, लेकिन उसको कि ये जो संविधान की मूल भावना है उसके खिलाफ है। ये जो सेपरेशन है जो पावर्स का, इससे ऐसा नहीं होता है, तो इसको उसने मतलब रिव्यू कर दिया था और उसको असंवैधानिक करार दे दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, और इसको इस संविधान की मूल भावना के अनुरूप कोई चीज़ है या नहीं है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। और अदर पावर्स भी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके इलेक्शन, कुछ वित्तीय स्टेट और इनके जो फैसले होते हैं तो उनमें ये दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक मैंने जो ये पूरा डिटेल है वो प्रस्तुत किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।